नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वह है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद। आज हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और वैसे अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बहुत सारे अनुच्छेद है लेकिन उन सभी अनुच्छेद को याद करना संभव नहीं है, तो हम यहाँ पे वैसे अनुच्छेद को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनुच्छेद की, तो हमारे मूल संविधान में कुल 395 आर्टिकल हैं। जो हमारे मूल संविधान थे उसमें आर्टिकल कितने थे? 395। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में आर्टिकल की संख्या है, तो वह कितना है? 395। तो याद रखिएगा कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूची है। ठीक है, तो हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो ये 3 टर्म यहाँ से आप याद रखिएगा कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग हैं। समय समय पर इन संविधान में जो है संशोधन किए गए, कुछ अनुच्छेद लाए गए, कुछ अनुच्छेद हटाए गए। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में अभी 400 से अधिक आर्टिकल मौजूद हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 400 से अधिक हैं। और अगर वर्तमान अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और भाग की बात करें तो 22 भाग ही है लेकिन कुछ भाग को जोड़ करके अगर देखा जाए तो वह 25 भाग है। अब जो हम शुरू करने वाले हैं वह है हमारा आर्टिकल और विषय। कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण है और उनमें से कौन कौन से विषय को समाहित किए गए हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल जो है वह आर्टिकल 1 क्या कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। हमारा पहला आर्टिकल जो है अनुच्छेद 1 में संघ का नाम है और उनके राज्य क्षेत्र है। संघ का नाम मतलब भारत या इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। पूछता है प्रश्न में कि हमारे संविधान में भारत के लिए कौन कौन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद 1 यही बताता है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। अगर कोई नए राज्य का प्रवेश होगा या उसका स्थापना किया जाएगा तो वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। अब बात करें अनुच्छेद 3 तो नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन। अगर किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है, उनकी सीमा को बढ़ाना है या फिर घटाना है या फिर उनके नाम में परिवर्तन करना है तो उनके लिए हमारा अनुच्छेद कितना है? 3 को बनाया गया है। अब हम बात करें अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 जो हमारा कहता है वह है विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि विधि में जो है प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है, समान अधिकार रखता है। कानून सभी व्यक्ति के लिए समान है, सभी व्यक्ति के लिए समान रूप से बनाए गए हैं और सभी व्यक्ति पे समान रूप से लागू किए जाते हैं। तो यह हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, जिसमें कहता है कि विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति समान हैं। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो इसमें है अवसर की समानता। मतलब प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या फिर कोई भी हो, उसे समान अवसर दिए जाएंगे। अवसर की समानता। अगर हम अनुच्छेद 17 की बात करें तो वह है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। कोई भी व्यक्ति किसी भी पिछड़ी जाति से, किसी भी छुआछूत जाति से भेदभाव नहीं करेगा
और यही हमारा अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 जो हमारा है वह है उपाधियों का अंत। किसी भी व्यक्ति को जो विशिष्ट उपाधि दी जाती है उसका अंत हमारा अनुच्छेद 18 में समाहित है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदत्त है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने विचार एवं अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध के जुर्म में उसे दोषी ठहराया जाता है तो वह अपने दोषी को सिद्ध करने में, अपने जो उसके दोष है उनको वह सिद्ध करने में उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का रक्षा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 की को की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 21 की को की अगर हम बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 के क में प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो हमारा आंसर जो होगा वह 21 का क होगा, अनुच्छेद 21 का क। अब इसमें से पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो वह हमारा है 86वां संविधान संशोधन 2002। याद कीजिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के क में यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाए। अनुच्छेद 24 हमारा कहता है, अब हम अगर अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। मतलब कारखानों में छोटे छोटे बच्चों को नियोजन पर प्रतिषेध लगाया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 32 अब आते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी VVI है। तो अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार में हनन होता है तो वह न्यायालय के पास जा सकता है और न्यायालय से वो अगर संतुष्ट नहीं होता है तो वह उच्चतम न्यायालय के पास जाकर के भी अपना पक्ष को रख सकता है। यही अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भीमराव अंबेडकर के द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है। पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है? तो वह है हमारा अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे की हम टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वह 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे के अध्याय में करेंगे। तो यहाँ से याद रखना है कि अनुच्छेद 32 जो है हमारा वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। अब 39 की अगर हम बात करते हैं तो 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन। कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दे होंगे, यह अनुच्छेद 39 कहता है। अनुच्छेद 40 में हमारा ग्राम पंचायतों की स्थापना का उल्लेख किया गया है। तो पूछा जाता है प्रश्न में कि ग्राम पंचायतों की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 45 की अगर हम बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 VVI। अनुच्छेद 46
अनुच्छेद 46 में भी हाल ही में जो हमारा मुद्दा है वह है स्वर्णों का 10% आरक्षण। ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ही दिया गया है। स्वर्णों को जो 10% आरक्षण अभी हम लोग जो दिया जा रहा है वह किस अनुच्छेद के तहत दिया जा रहा है? अनुच्छेद 46 के तहत दिया जा रहा है। अनुच्छेद 46 कहता क्या है? तो अनुच्छेद 46 कहता है कि कोई भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या वैसे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक हितों का लाभ दिया जाएगा। यह हमारा अनुच्छेद 46 कहता है और इसी के तहत हमारा स्वर्णों का जो आरक्षण दिया गया है 10%, वह 46वें आर्टिकल के तहत दिया गया है। और अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो वह संविधान संशोधन है 124वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। अब है हमारा अनुच्छेद 50। ठीक है, तो अनुच्छेद 50 जो है वह हमारा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वह अनुच्छेद 50 है। मतलब अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका का किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। यह हमारा अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 51 का को यह भी VVI है। अनुच्छेद 51 का को जो है वह हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ते हैं, मूल कर्तव्य को जोड़ते हैं। तो वर्तमान में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है, उसकी संख्या 11 है। तो पूछे जाते हैं प्रश्न में कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 11 है। अब कौन कौन सी है ये हम आगे के टॉपिक जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 61 की तो यह भी VVI है। अनुच्छेद 61 मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो हमारा अनुच्छेद 61 पर आधारित है। तो इनमें से हम देखें कि VVI कौन कौन से हैं तो उनको हम लोग देखते हैं। तो पहला आप ये 3 को याद रखिए, ये तीनों स्टार्टिंग के हैं, ये तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो ये याद रखना है अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद अनुच्छेद 19 याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 21 याद रखना है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 का तो हम बताए हैं, याद ही रखना है। अनुच्छेद 32 तो याद रखना ही रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, इसलिए इसे याद करना जरूरी है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक की छोटी इकाई की व्यवस्था करना, अर्थात कि ग्राम पंचायत की स्थापना करना। अनुच्छेद 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करना, जैसे कि आंगनवाड़ी इत्यादि केंद्र खोले गए हैं। अनुच्छेद 46 की बात करें तो स्वर्णों का 10% आरक्षण देना और किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति या किसी भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक हितों का लाभ प्रदान करना। अनुच्छेद 50 की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक होना, यानी कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका का किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 51 के क की बात करें तो हमारे मूल कर्तव्य को जोड़े गए हैं और वह उस मूल कर्तव्य की कुल संख्या हमारा 11 है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अब हम अनुच्छेद 61 के बाद अनुच्छेद 79 को देखेंगे। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है कि संसद का गठन किस प्रकार से हो। अनुच्छेद 80 की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। मतलब ये तीनों अगर हम देखा जाए तो 79, 80 और 81 ये तीनों हमारा संसद से संबंधित है। पहले 79 में संसद याद रखना है, फिर 80 में राज्यसभा उच्च सदन, फिर लोकसभा निम्न सदन अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 108 की बात करें तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में।
110 में अगर बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो वह अनुच्छेद है हमारा 123। अनुच्छेद 24 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं उनका गठन। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय, उसकी स्थापना एवं गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो वह अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कि हम लोग कैग बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है अनुच्छेद 148 से। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा, तो वह अनुच्छेद 155 के में मिलता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। जैसे हम यहाँ पे पढ़े थे अनुच्छेद 123, तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, और यहाँ पे हम 155 की बात करें तो वह है राज्यपाल की नियुक्ति, और 213 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। 214 की बात करें तो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करना, यह हमारा 214। जैसे यहाँ पे हमारा 124 था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक उसी तरीके से हमारा 214 जो कहता है वह है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना। 216 उच्च न्यायालय का गठन कि 216 में है कि उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से किया जाए, वह 216 में मिलता है। 243 का ख में है पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन किस प्रकार से किया जाए, उसमें किस प्रकार से चुनाव किए जाए, किस प्रकार से मुखिया का चुनाव, सारे चीज हमें 243 के ख से मिलता है। 280 वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में मिलता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 326 हमारा वयस्क मताधिकार है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार है, अर्थात लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यह हमारा जो कहता है वह अनुच्छेद 326 कहता है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी को बताया गया है, मतलब कि हमारा राजभाषा हिंदी होगी और हमारी लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी, यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अब इस अनुच्छेद के यहाँ 343 अनुच्छेद तक हम लोग देख लिए। इसके आगे अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो हमारा है 352 अनुच्छेद जो है वह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं 356। तो 356 जो हमारा है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 368 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। और अगर हम अनुच्छेद 370 की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, यह हमारे आर्टिकल 370 तक हो गए। तो ये सभी आर्टिकल जो बताए गए हैं वे सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और परीक्षाओं में इनसे कई बार इस आर्टिकल से प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगर आपके संभव प्रयास हो, आप अगर संभव आपके लिए अगर संभव हो सारे आर्टिकल को याद करना, तो आप बेहिचक सारे आर्टिकल को याद कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा जो बताया गया है वह इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताया गया है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोशिश करें कि सारे आर्टिकल को याद करने की, क्योंकि तो उसके लिए क्या होगा कि अगर किसी तरह का किसी प्रकार का आर्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ये हमारे द्वारा गैस किया हुआ आर्टिकल था, आप इसे पीडीएफ में नोट कर ले अच्छे से। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को तो लाइक्स करना ना भूलिएगा।